आदाब, नमस्कार। मैं सूर्यकांत शर्मा आप सभी का गुफ्तगू में इस्तकबाल करता हूं और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक वर्सेटाइल आर्टिस्ट डॉक्टर दीप्ति ओमचेरी भल्ला, जो एक गायिका, डांसर, टीचर, रिसर्चर और स्कॉलर के तौर पर जानी जाती हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स की डीन भी हैं। डॉक्टर दीप्ति ओमचेरी भल्ला एक हरफन मौला फनकार हैं। मोहिनीअट्टम और कर्नाटक संगीत में माहिर दीप्ति ओमचेरी भल्ला को उनकी माता पद्मश्री लीला ओमचेरी ने कम उम्र से ही कर्नाटक संगीत की तालीम देनी शुरू कर दी थी। इन्होंने 12 साल तक मुल्क के बेहतरीन कथकली गुरुओं से कथकली सीखा और फिर मोहिनीअट्टम की ओर रुख किया। डॉक्टर दीप्ति ओमचेरी भल्ला दिल्ली विश्वविद्यालय में कर्नाटक संगीत की सीनियर प्रोफेसर रही हैं और आज म्यूजिक फैकल्टी की डीन के तौर पर काम कर रही हैं। साल 2007 में इन्हें संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया। डॉक्टर दीप्ति ओमचेरी भल्ला पिछले 2 दशकों से भी ज्यादा वक्त से अपनी माता पद्मश्री लीला ओमचेरी के साथ मिलकर केरल के ट्रेडिशनल म्यूजिक पर शोध कर रही हैं। आज डॉक्टर दीप्ति ओमचेरी भल्ला सिंगर, डांसर, रिसर्चर, स्कॉलर और शोधकर्ता के तौर पर जानी जाती हैं और कला जगत में इनका नाम बेहद अदब के साथ लिया जाता है। दीप्ति जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे स्टूडियो। नमस्कार, धन्यवाद। अच्छा दीप्ति जी, आपने जो कर्नाटक संगीत की जो शिक्षा ली वो अपनी माताजी पद्मश्री डॉक्टर लीला ओमचेरी से ली और मोहिनीअट्टम की जो आपने ट्रेनिंग ली वो किस गुरु से ली? लास्ट ऑफ द मोहिनीअट्टम लेजेंड्स जिसको बोलते हैं जी, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। और जब इसका मोहिनीअट्टम का एक पतन हुआ था और 1930 में एक बारी फिर से जब रिवाइवल हुआ, उसमें वो जो कुछ विद्यार्थी जो उसमें आए उससे पढ़ने के लिए, उसमें हमारी जो गुरु थी वो भी उसकी पहली एक शिष्या रही जी। तो मुझे उनसे सीखने का एक बहुत बड़ा सौभाग्य रहा। भरतनाट्यम की शेडो में कहीं मोहिनीअट्टम नृत्य था, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, ऐसा है कि अगर जोग्राफिकली अगर आप जाएं, हिस्ट्री में भी जाएं, तो केरला रीजन बहुत बाद में उसका एक स्टेट बना, तो उसका तमिलनाडु और कर्नाटका उसके बॉर्डर में है और विशेष तौर से तमिल का एक हिस्सा रहा है। तो तमिल कल्चर बहुत, यहाँ तक कि भाषा भी, जो अगर आप केरल की भाषा जो पुरानी थी वो तमिल ओरिएंटेड थी, क्योंकि केरल की मलयालम भाषा भी बहुत बाद में आई है। तो सारे तमिल स्पीकिंग और तमिल कल्चर जो है वो केरला के कल्चर से बहुत जुड़ी हुई है, अलग नहीं कर सकते हम किसी भी तरह। और इसी तरह जो स्वाति तिरुनाल जो महाराजा जो ट्रावनकोर के थे, जिनकी वजह से ही हमारे मोहिनीअट्टम आज इस स्तर पर पहुंचा है, क्योंकि उन्होंने शुरुआत उनके दरबार में हुई थी। ये सब एक जो मॉडिफिकेशन हुई, एक स्ट्रक्चर मिला, ये सब उनके दरबार में मिला। तो उस टाइम पे सदर नृत्य उनके दरबार में चल रहा था, सदर नृत्य जो भरतनाट्यम जिसको आज हम जानते हैं। तो ये दोनों का जो एक मिश्रण है, एक रिफ्लेक्शन, उसमें मोहिनीअट्टम में आने का मेरे ख्याल से यही एक वजह है। मगर मेरा विचार है, ये लोगों का विचार है कि मोहिनीअट्टम का एक रिफ्लेक्शन भरतनाट्यम का मोहिनीअट्टम में दिख रहा है। मगर मैं ये कहती हूँ, आप किसी भी शैली को देख लीजिए, चाहे कुचिपुड़ी हो, चाहे उड़ीसी हो, मोहिनीअट्टम हो, एक प्रांत के जितनी भी कलाएं हैं कहीं ना कहीं उनकी समानताएं हैं। हाँ, एक रिजेम्बलेंस रहती है। बिकॉज देयर वाज ऑलवेज अ गिव एंड टेक फ्रॉम वन रीजन टू अदर। एक जो रावणहत्ता है जैसे कि, या ऐसे बहुत इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो दक्षिण से उत्तर की तरफ जा चुके हैं और अब वहाँ पे अब बहुत प्रचलित हो गए, मगर उनका जो उद्गम हुआ वो तो साउथ में हुआ। तो ये इसी तरह हमारे जो कल्चर जो था और कलाएं जो थी उनका बहुत आदान प्रदान रहा है। तो यू कैन नॉट रियली से दैट मोहिनीअट्टम इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ भरतनाट्यम। हाँ, उसकी जो एक रेपर्टुअर थी
क्योंकि महाराजा स्वाति तिरुनाल और ट्रावनकोर महाराजा के दरबार में हुआ, तो उन्होंने सदर नृत्य का एक रेपर्टोर जैसे बना दिया। तो उसमें एक वर्णम, पदम, जतिस्वरम जैसे भरतनाट्यम में वो सब था, जतीस भी वो आए। और इसको जो बनाने वाले कंपोज़र थे वो भी सदर नृत्य के नटवनार थे, वडीवेलु, वो भी उसके टैंजोर क्वार्टर थे। ये कुछ कारण हो सकता है जिसमें हम कह सकते हैं हाँ बहुत सारी समानताएं हैं। म्यूज़िकल फॉर्म्स भी वही हैं, तमिल भी है, तेलुगु भी है, सब कुछ है उसमें। बाद में जाके इसमें थोड़ा सा और धीरे धीरे मलयालम कल्चर, मलयालम भाषाएं और मलयालम से जुड़ी जैसे सोपान संगीत, जो वहाँ के मंदिर का जो ख़ास विशेष जो हमारे केरल की जो परम संगीत है उसकी छाया लाए उसमें। तो बाद में हमने जाके बहुत देर में जाके हमने इसको एक थोड़ा सा भरतनाट्यम से हटाया पूरी तरह, जैसे हम बोलते। तो अब ये रिफ्लेक्शन वाली बात जमती नहीं है, मतलब पर रिफ्लेक्शन अब भी दोनों में है। हम कह सकते हैं भरतनाट्यम में भी है, मोहिनीअट्टम की कुछ भाव भंगिमाएं आजकल बहुत सारे। आप भरतनाट्यम का देख लीजिए, शुरुआत उनके यहाँ बहुत अभिनय प्रधान था भरतनाट्यम, बिल्कुल। अब वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल ओरिएंटेड हो गया है जी। तो जब वो भाव प्रधान था तो बहुत समानताएं थी, अब टेक्निकल हो गया तो थोड़ी सी हटके हो गई। तो हर एक में एक बदलाव तो आया है। जी। अच्छा, यहीं से कर्नाटक संगीत की तरफ भी चलते हैं। आपने अपनी माताजी से इसको सीखा और बचपन से सीखा, तो क्या यादें हैं बचपन की जुड़ी हुई? कैसे एक कलाकार बचपन से जब आगे बढ़ता है, जिसका नाम डॉक्टर दीप्ति ओमचेरी भल्ला है, वो बचपन से कैसे आगे बढ़ा, थोड़ा सा हमारे नाजरीन के लिए बताएं। जहाँ तक कर्नाटक संगीत का मेरी ट्रेनिंग हुई, मेरे ख्याल से मैं 4-4.5 साल की थी, तो मेरी मदर ने ही मेरी सबसे पहली गुरु हुई थी जी। और मेरी आवाज़ उन दिनों इतनी ऊंची रेंज थी मेरी जी, तो मेरी मदर को लगता था कि कर्नाटक संगीत जो है जनरली हम लोग बहुत लो पिच में गाते हैं, क्योंकि ऊपर की स्थाई जो है वो इतनी गमक ओरिएंटेड है कि आवाज़ ख़राब होने के चांसेस हैं, तो हम बहुत ज़्यादा ऊपर की स्थाई पे नहीं जाते। तो जब उन्होंने देखा मेरी आवाज़ इतनी ऊंची जाती है और ऊपर की उच्च स्थाई में इतना अच्छा मैं गा सकती हूँ, तो शुरुआत जब लोग 5वें या चौथे काले से अब शुरुआत करते कर्नाटक में, मेरा 7वें से शुरू हुआ। तो एंड उसके लिए तानपुरा तो हमारा साउथ इंडियन चलता नहीं था, तो वो हारमोनियम लगती थी और उसमें वो श्रुति देकर मुझे सिखाती थी और वो नीचे गाती थी, मैं ऊपर गाती थी। तो मेरी शुरुआत भी बहुत अलग ढंग से कर्नाटक शैली में हुई, आज की तरह नहीं हुई, बहुत अलग शैली हुई। दूसरा उनका ये था कि शी हैड सर्टन प्रिंसिपल्स, वो कभी डांटती नहीं थी, नाराज़ नहीं होती थी मुझसे, मगर वो फर्म थी। जैसे मैं गलती कर रही हूँ तो वो मीठे तरीके से बड़े उससे रिझा के मुझे वो कम से कम 50 बारी वही चीज़ गवाती थी, जब तक मुझे ठीक नहीं आता था, जब तक मेरे गले से वो ठीक से नहीं निकलता था, प्यार से, बहुत प्यार से करती निकालती थी। इस तरह सीखते सीखते फिर उनको लगा कि अब जो है मुझे मेरी तालीम जो है उनसे हटके होनी चाहिए, क्योंकि उनकी अपनी करियर थी, उनकी अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, तो मेरी तरफ बहुत ज़्यादा वो ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो उनको लगा कि मुझे एक गुरु की भी ज़रूरत है जो मुझे अच्छी तालीम दे सके, एक हाई लेवल की, एडवांस लेवल की। तो मुझे उस टाइम पे टी.एस. राघवन जो दिल्ली में सबसे अच्छे एक कलाकार और गुरु भी थे बहुत अच्छे, उनके संपर्क में वो लाई, और जब तक वो नहीं गुजरे, 23 साल की उम्र में वो गुजर गए, तब तक मैंने उनसे ही शिक्षा ली। और फिर बाद में अखिला कृष्णन एक बहुत अच्छी कर्नाटक संगीत की गायिका रही हैं, उनके गुरु भी रही हैं मेरी। उनसे फिर मैंने जो है अभी 2 साल पहले वो गुजरी हैं, तब तक उनके ही संरक्षण में कर्नाटक संगीत मैंने सीखा, श्रीमती अखिला कृष्णन। तो मेरा एक कर्नाटक संगीत की जर्नी भी एक बहुत ही सुकून से, एक संयम से, एक डिसिप्लिन से चला है। और फिर जब मैं संकाय में आई विद्यार्थी बनके, तो ये डिसिप्लिन मेरे काम आया। क्या बात है। जहाँ पे मुझे बहुत अच्छे गुरु मिले और उनका प्यार भी मिला, क्योंकि मैं एकदम से पकड़ लेती थी, जो वो गाते थे मैं तुरंत पकड़ लेती थी। तो वो सब जो है मेरे एक विद्यार्थी जीवन में बहुत मेरी सहायता किया हुआ है, उन सब का सहाय मिला है मेरे को। आपने बताया कि केरला बहुत बाद में आए
और फिर केरला इतनी तेज़ी से वो कल्चर आई कि मोहिनीअट्टम को एक नया स्वरूप मिला, एक अलग पहचान भी दी, टेक्निकल लेवल पे भी, शास्त्रीय क्लासिकल लेवल पे भी। तो केरला की जो ताने हैं उनके बारे में आप हमें कुछ बताना चाहें नाजरीन के? केरला की कुछ खास बात यह है कि 8th सेंचुरी में जी जब मंदिरों के बहुत सारे मंदिर दक्षिण में एक साथ बने, क्योंकि उस टाइम पे दैट वाज अ टाइम व्हेन लॉट ऑफ टेम्पल्स वर बीइंग बिल्ट, तो जो केरल का जो संगीत था उसमें वाद्य संगीत का बहुत अहम स्थान था। 100-500 वाद्य संगीतकार एक साथ वो सोपान स्टेप में खड़े होकर वो बजाते थे और मंदिर के लिए। तो वो जो वहाँ से जो वाद्य की परंपरा चली, वो जो दृश्य कला थी और मेलोडिक जो पार्ट था वो थोड़ा सा पीछे हट गया। तो मैंने जब मोहिनीअट्टम जब मैंने अपनाया, मुझे लगा कि उसमें जो संगीत है उसमें रिदम थोड़ा सा कम उसका ठहराव, क्योंकि बेसिकली इट्स अ लिरिकली भाव प्रधान नृत्य है, बहुत लिरिकली चार्मिंग है। उसमें हम बहुत ज़्यादा अधिक अपने ताल का प्रयोग करेंगे तो उसमें वो चार्म जो है हट जाता है। मगर एट द सेम टाइम क्योंकि उसको हमने एक एडवांस्ड शैली दिखाना चाहते थे, हम लोग उसको उस स्तर तक लाना चाहते थे, जैसे भरतनाट्यम है उस स्तर तक कथक है हम लाना चाहते थे, तो उसमें कुछ पक्ष जो उसके वीक थे उसमें काम करना ज़रूरी था। तो मैंने इसके ताल पक्ष में बहुत काम किया, और ताल पक्ष में इसलिए काम किया कि हमारे जो केरल के संगीत के जो ताल पक्ष हैं बहुत एडवांस्ड हैं, वो छंद पे आधारित हैं। तो वो छंद और वृत्त और गण पे जो आधारित है, पोएटिक मीटर है, और वो कहीं भी आपको वो मीटर्स नहीं मिलेंगे। बहुत ही विशेष रूप से आपको वो मीटर्स केरल के ही मंदिरों के वाद्यों में मिलेंगे। मैंने वो उठाया और उसको उठा के मैंने मोहिनीअट्टम में, जैसे मैं आपको एक बताती हूँ जी, एक फोक है डांस है, फोक डांस है। फोक डांस बहुत सिंपल, 1 2 3 4 1 2 3 4 या 1 2 3 1 2 3 ऐसे ही चलता है ताकि सब लोग उसमें रिझ जाएं। अब ये जो है इसमें जो डांसर थे कुरुचि कुमार नायर, ये बहुत महान कलाकार थे। वो मुंह से रिसिटेशन, एक छंद होता था, दाएं हाथ और बाएं हाथ में 2 अलग अलग होते थे जो मुद्राएं, वो एक अलग छंद से चलती थी। दाएं और बाएं पाँव में अलग छंद से चलते थे, तो मतलब 5 अलग छंद उनके शरीर से निकलता था। क्या बात। तो जब मैं उनके पास गई, मैं तो दंग रह गई उनके पास। जब उनके प्रोग्राम्स में सुनने गई तो देखने गई, तो फिर उन्होंने मेरे लिए एक रिकॉर्ड करके कुछ छंद किए, वो छंद मैंने मोहिनीअट्टम में डाला है। जैसे तक 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 दे तिरकई तक तिरी तुम तरिकिट तक दूरी तुम गत्तिर कोट तरिकिट तंजिक्कुम तुम तरिकिट तक धत्त तुम धगिनांगी धित्त तुम धगिनांगी धदत्त तुम धगिनांगी धित्त तुम धगिनांगी तुम घिक्कुम तिरकोट तरिकिट तक कुदिक कुतक किट तकड़ देते काम। इस तरह से वो छंद चलता है। अब उसको आप कैसे आप ले लें, मैंने उसको कालीय तांडवा, एक मेरा नृत्य है उसमें कालीय और कृष्णन का तांडव, उसमें मैंने उसको उस छंद को डाल दिया, क्योंकि बिल्कुल वो इसका एक योज था उसमें, तो मैंने उसको उसमें डाला। इसी तरह तक कि किन्नक कि किन्नम तक किट तेंगिट तक किट गिट तेंगिट किट तेंगिट तक तेंगिट तक तरी किट किट तक तोम दित्ति तोम किट तक किट किट तेंगिट किट तेंगिट तक तेंगिट तक तरी किट किट तक तोम दित्ति तोम किट तक किट किट तेंगिट किट तेंगिट तक तेंगिट तक तरी किट किट तक तेंगिट तक तरी किट किट तक तेंगिट तक तरी किट किट 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 तरी 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 किट तक कु दिक कु ता कु तें तक किट किट तक ता। मतलब इस तरह से ऐसे बहुत सारे मैंने छोटे छोटे छंद लिए और मोहिनीअट्टम को उसका नृत्य पक्ष बढ़ाने के लिए उसका मैंने। इसमें आपकी माताजी का भी कंट्रीब्यूशन रहा है? 60-70 की बात करूँ तब मैं बहुत छोटी थी जी। तो उस टाइम पे सब यहाँ पे जो कर्नाटक संगीत इतना फैल चुका था कि लोगों को लगता था कि सोपान संगीत और जैसे हमारे दक्षिण भारत के बहुत सारे अनेक संगीत हैं जो शास्त्रीय में नहीं आते मगर उनमें शास्त्रीयता थी और है, तो वो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे।
वो कहते थे कि सोपान संगीत में ऐसी क्या बात है, वो इतना ज़्यादा आलाप लेते हैं। जैसे एक आप देख लीजिए बिलावल राग है जो हमारे शंकराभरणम है राग है, उस राग में जब 7 स्वर लगने चाहिए, आप तो केवल 2 या 3 स्वर से आप कहते हैं ये शंकराभरणम, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे तर्क हाँ, एक बहुत स्कूल ऑफ थॉट था कि शंकरभरणम में 7 के 7 स्वर लगने चाहिए। जब 7 के 7 स्वर उसमें है और ग्रामर कहता है तो आपको लगाना ही पड़ेगा, आप कोई छोड़ नहीं सकते। मगर सोपान संगीत का जो एक तरीका था वो भाव प्रधान तरीका था। तो भाव में वो केवल वो स्वर चुनते थे एक राग के जो उस भाव को पूरी तरह व्यक्त करता था। तो कुछ स्वर जो उससे जिससे मेल नहीं खाते थे, उन स्वरों को वो बहुत हल्के से छूते थे या छूते ही नहीं थे। तो मेरी मदर ने पहली बार इसको स्पष्ट किया सोपान संगीत के, कि वो किस तरह से आलाप धीरे धीरे चलता है और वो कहाँ पे जाके, चाहे वो मंत्र स्वर में आप उच्चारण कर रहे हैं या मध्य में या तार में करें, जहाँ भी वो भाव को पूरी तरह दर्शाता है उस भाव को कैसे लाना है। तो शी बिकॉज ऑफ हर एकेडमिक बैकग्राउंड वो पहली बार उसको एक सिस्टमैटिक अप्रोच देकर वो जन के सामने उसको वो प्रस्तुत कर पाए। तो शी डिड दैट कॉन्ट्रीब्यूशन। बहुत खूबसूरत। अच्छा, यहीं से आगे चलते हैं और अब बात आती है कि देखिए बहुत रेयर होता है कि परफॉर्मर जो है, कलाकार जो है, वो रिसर्चर हो, स्कॉलर हो और आगे एडमिनिस्ट्रेशन में भी हो। आपका एक लंबा अनुभव रहा है रिसर्च का, वो कौन कौन से ऐसे रिसर्च वर्क आपने किए जिससे मोहिनी अट्टम और कर्नाटक संगीत समृद्ध हुआ, रिच हुआ, उनके बारे में आप हमें बताएं। जैसे मैंने अब सोपान संगीत की बात की, इसमें जो फोक म्यूज़िक है, फोक म्यूज़िक ऑफ एवरी रीजन हैज़ अ वेरी टिपिकल नुआंसेस जिसको बोलते हैं ना, बहुत उसके कुछ ऐसे मेलोडिक एस्पेक्ट्स, फ्रेजेस होते हैं हर क्षेत्र के, मेलोडिक फ्रेजेस जो बाद में हमने शास्त्रीय संगीत में उन फ्रेजेस को लिया, उसको एक सिस्टमैटिक राग का रूप दिया। मगर सही ढंग में आज जो हम राग कहते हैं वो हमारे फोक और बहुत सारी ऐसी ट्रेडिशनल म्यूज़िक से हमने बोरो किया है। तो जो सोपान संगीत का था, अब फोक ले लीजिए, त्रिका कर हप्पा का तरुलीडेणम, ये इस तरह से जा, वंदरु लीडेणम वरमरुलीडेणम, ये जो ऊपर से नीचे तक जाता है उसका जो भाव है वो हमारे शास्त्रीय संगीत में अगर देखें तो इतना नहीं उसका उपयोग होता है। मगर ये एक इसकी खूबसूरती है, ये हम ईश्वर से बोल रहे हैं कि प्लीज़ यू कम टू मी, वन्नरुलीडेणम ना 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 गई सा, वो जो री सा ऐसे कर, वो जो घूम कर जो आता है वो उसको भाव को पूरी तरह व्यक्त करता है कि वो डिवोशन को पूरी तरह उभार के लाता है। सो दीज आर द टिपिकलिटीज यू फाइंड इन द सोपाना म्यूजिक, इन द फोक म्यूजिक ऑफ केरला। तो ये जो है मैंने ये समझा जब मैंने सोपान संगीत में ही अपना रिसर्च किया, उसी में मैंने रिसर्च किया। कर्नाटक संगीत में मैंने अपनी शिक्षा ग्रहण करी, एमफिल पीएचडी तक, मतलब एमफिल तक मैंने कर्नाटक संगीत बीए एमए एमफिल तक किया। तो मुझे ये समझ आ गया कि यहाँ कर्नाटक संगीत में एक क्लियर कट है, सरी मरी सरी म प मरी रे सरी स द सरी मरी रे स री सा। यहाँ पे इसकी खूबसूरती अलग है, रे सा मरे सा पा म मरे रे सा द सरी मरे रे, तो वो कर्नाटक पक्ष आ गया। इन दोनों को मिला के मैंने फिर अपना जो मोहिनी अट्टम का संगीत है, अपने जो गाती हैं मेरे लिए, उनको ट्रेन किया इन दोनों को रखते हुए। जी, आप आगरा घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, उनके बारे में भी हमें कुछ बताएं। आगरा घराना जो है वो बहुत मुझे बाद में पता चला। सही बात तो ये है कि
यूनुस हुसैन खान साहब जो थे, जब मैं क्योंकि मैं दिल्ली में मेरी पैदाइश हुई, दिल्ली में पली बढ़ी, तो मुझे हिंदी संगीत, फिल्म संगीत और लाइट म्यूज़िक, गीत, गज़ल, मैंने ए ग्रेड है मैंने किया उसमें, लाइट म्यूज़िक ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी से। जी, आकाशवाणी से मेरा लाइट म्यूज़िक में, हिंदुस्तानी में लाइट म्यूज़िक में ए ग्रेड है। तो मेरा शुरू से ही बहुत सारे जितने जो गीतकार, भजन, इन सब कंपोज़र्स के साथ और गुरुओं के साथ मेरा अच्छा संपर्क रहा है। तो जब मैं 1974 में मैं जब फैकल्टी में आई, क्योंकि मेरी माताश्री वहीं पे काम करती थी, पढ़ाती थी, तो यूनुस हुसैन खान साहब से मेरा संपर्क हुआ। उस टाइम पे वो एक सरगम क्वायर, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक क्वायर उन्होंने स्टार्ट किया था 1972 में। तो 74 में मुझे याद है अभी कि समर वेकेशन का टाइम था, मैंने अपना बोर्ड एग्ज़ाम दे दिया था और मेरी माँ ने कहा कि अब तुम अपने 2 महीने बेकार नहीं जाएंगे, तुम संगीत या नृत्य दोनों करती रहोगी। तो मुझे वो ले गई और खान साहब से बोला, खान साहब ये आपकी शिष्या मैं आपके चरण में दे रही हूँ, अब इसको आप संभालें। तो खान साहब इतने उदार मन के थे, उनको सिर्फ ये चाहिए था कि एक अच्छा शिष्य जो गाता अच्छा हो, जिसमें ईश्वर की कृपा हो, वो सिर्फ ये देखते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप तुम सुनाओ एक गाना, कोई भी सुनाओ। तो मैंने एक गाना सुनाया जो भी मुझे आता था। वो बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा ठीक है, अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो वो क्या करते थे कि छुट्टियों के टाइम पे, दोपहर के टाइम 1 घंटा अपने जितने वहाँ पे अच्छे गाने वाले स्टूडेंट्स थे, जो बाद में हमारे डिपार्टमेंट के डीन भी बने, प्रोफेसर्स भी होके रिटायर हुए बहुत सारे, वो सब उनकी शिष्या भी रहे, उनके 2-2 ग्रुप्स बना लेते थे जिसमें मेरे को भी बिठा देते थे और फिर वो अपना राग हमें गवाते थे, कोई भी एक राग लेते। तो उनसे मैंने कॉम्पोजिशन सीखी, कुछ राग सीखे, इस तरह से आगरा घराने की कुछ जो माइन्यूट जो है, मैं पूरी तरह तो नहीं सीख पाई क्योंकि ख्याल गायकी जैसे रही। हाँ, तो ख्याल गायकी तो उसमें ख्याल कह के उन्होंने नहीं सिखाया, मगर उसके एक थोड़ा सा मेरे को कुछ कॉम्पोजिशन सिखा दी, उस राग की बनावट सिखा दी, ऐसे मैंने सीखा है। एक फ्लेवर दिया उन्होंने, एक फ्लेवर दिया जो मुझे समझ आ गई। उस टाइम पे आगरा घराना, आई डिड नॉट नो इट वाज आगरा घराना, इट ओनली लेटर आई केम टू नो। तो जैसे मेरो बाला जो बनवा यूं ही जाए, मेरो बाला जो बनवा, मेरो बाला जो बनवा, मेरो बाला जो बनवा यूं ही जाए, हस घर दीनो बकस मोरी माई, मेरो बाला जो बनवा यूं ही जाए। इस तरह से बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कॉम्पोजिशंस उन्होंने सिखाई, कई जो मैंने फिर आगे चल के अब मैंने अपने यहाँ जो फैकल्टी के स्टूडेंट्स हैं उनको सिखाया, उनसे गवाए, ताकि उनकी वो जो मेरी स्मृति है वो रहे हमेशा। आपका जीवन में ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था, कौन से स्ट्रगलिंग पॉइंट थे जिसने दीप्ति ओमचेरी को डॉक्टर दीप्ति ओमचेरी भल्ला बनाया? देखिए 1987 में एक पहला फेस्टिवल ऑफ इंडिया USSR में हुआ था और तब मैं डांस तो कर ही रही थी, मोहिनीअट्टम कर रही थी। तो बहुत 500 आर्टिस्ट गए हैं उसमें और चयन करने वाले ललित मानसिंह जी थे जो उस टाइम पे चेयरमैन ICCR रहे हैं और वो स्वयं देखते थे। उन्होंने एक फेस्टिवल किया था यहाँ शिमला में जिसमें उन्होंने चयन करना था मेरे ख्याल से 15-20 डांसर्स का और पूरे ऑल ओवर इंडिया से उन्होंने वहाँ पे एक फेस्टिवल आर्टिस्टों को बुला के एक प्रोग्राम करवाया और उस प्रोग्राम में मेरा जब सिलेक्शन हुआ और मैं जब वहाँ गई USSR फेस्टिवल में
तब मुझे पहली बार लगा कि हाँ, मैं इसको एक करियर बना सकती हूँ। तब तक मुझे आई वॉज इन अ टू माइंड्स, मैं म्यूज़िक लूँ या डांस लूँ। म्यूज़िक में अच्छा कर पाऊँगी, डांस में एक मेंटल टर्मोइल था, एक स्ट्रगल था कि मैं किस में जाऊँ, क्या करूँ, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। दिस वॉज माई टर्निंग पॉइंट कि मैं यूनिवर्सिटी में चाहे पढ़ा रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, जो भी है, मगर मुझे अपने डांस में मैं उभर के आ सकती हूँ। तो दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट। जहाँ तक आप स्ट्रगल की बात कर रही हैं, उस टाइम पे मैं मोहिनीअट्टम जो कर रही थी वो कल्याणी कुट्टी अम्मा का एक स्टाइल था। वो स्टाइल ऐसा था क्योंकि वो सदर नृत्य से बहुत मेल खाता था, तो जाहिर है बहुत लोगों ने उसमें क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें कमेंट्स दिए। मेरे परफॉर्मेंसेस में बहुत सारे मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ा कि ये तो भरतनाट्यम की तरह है, आप तो भरतनाट्यम कर रहे हैं। मैंने कहा मैंने भरतनाट्यम कभी सीखा ही नहीं, मैंने तो कथकली 12 साल सीखा, उसके बाद सीधे अपने गुरु से ये सीखा है। तो भरतनाट्यम का अगर अंश है जी। तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तो वही कर रही हूँ जो मुझे गुरु ने सिखाया है। तो वो जो है मेरे लिए बहुत एक टर्मोइल और स्ट्रगल पीरियड था। बहुत में डिसअपॉइंटमेंट था, मेरे अंदर एक डिसकंटेंटमेंट था, बहुत से था, एक फेलियर की एक अनुभूति थी कि मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ये शैली ही लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, तो मैं क्या कर पाऊंगी जब मैं शैली ही नहीं मेरी पसंद है। मगर धीरे धीरे मेरी मदर ने वहाँ पे मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें अगर लग रहा है कि इसका ये पक्ष जो है ये उससे मेल खा रहा है, तो इस पक्ष में तुम केरला का कोई पक्ष डालने की कोशिश करो, ताकि इसमें इसको तो तुम हटा नहीं सकती हो, मगर इसको तुम और निखार सकती हो, इम्प्रोवाइज कर सकते हो, एनहांस कर सकते हो। तब उन्होंने ये सोपान शैली की कुछ गाने, उसमें कॉम्पोजिशंस लाए, उसमें ताल लाए, बहुत सी चीज़ें हम उसमें ला पाए। एक रेपर्टुअर हमने एक अलग से तैयार किया, जिसमें कल्याणी कुट्टी अम्मा का भी रेपर्टुअर था जो ट्रेडिशनल था, और मेरा अपना रिसर्च ओरिएंटेड था जो मैं उसमें डाल पाई। बॉलीवुड का कोई अच्छा सा बढ़िया सा गाना जो आपका फेवरेट हो, वो हमारे नाजरीन के लिए गुनगुना दीजिए। हावन कह गए हजहुन आए, आवन कह गए हजहुन आए, लेने न मोरी खबरिया, मोहि भूल गए सावरिया, भूल गए सावरिया। आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने पूरी बातों को बताया, अपनी लाइफ के बारे में, अपने वर्क के बारे में। हमारे नाजरीन को उससे मोटिवेशन भी महसूस हुआ। आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो नाजरीन, गुफ्तगू का ये सफ़र अगले हफ्ते भी जारी रहेगा। आपसे हमारी फिर होगी मुलाकात एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आदाब।